नमस्कार, एक और इंटरव्यू के साथ मैं यमलेश वंजारी और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में खास मेहमान है काजल मेश्राम। काजल मेश्राम ने हाल ही के दिनों में आइल्स टेस्ट को कंप्लीट किया है और विदेश में पढ़ाई का रास्ता अपना तय किया है। तो काजल मेश्राम, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा, ये जो टेस्ट है इसके लिए किस तरह का क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आइल्स एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें सर 12th के बाद आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप यदि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, तो आपको एकेडमिक्स आइल्स देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जनरल आइल्स होता है, वो वर्क वीज़ा के लिए होता है, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा पर जाना चाहते हैं उनके लिए। और इसके अलग अलग क्राइटेरियाज़ होते हैं सर, मतलब 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इन सभी में आपको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। इवन CBSE वालों के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक अलग ही सिलेबस बोला जाए ऐसे होता है। तो यही है कि आपकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप MP बोर्ड की स्टूडेंट रही है, तो कितना चुनौतीपूर्ण था आइल्स का यह टेस्ट आपके लिए? जी सर, चुनौतियाँ तो मेरे रास्ते में हमेशा आती ही रही हैं। कभी आर्थिक समस्या, कभी मानसिक तनाव। तो मैं मानसिक तनाव से ही गुजर रही थी, क्योंकि मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और आर्किटेक्चर में से जाने का सपना था 12th के बाद। किसी वजह से है ना, जैसे नहीं जा पाई। तो उसके बाद मैंने सर, हिम्मत तो इंसान हार ही जाता है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो भी अच्छा करना है। और ऐसे ही यूट्यूब चलाते हुए एक दिन मेरे सामने प्रांजल कुमार दुबे सर की वीडियो आई। उन्होंने बताया कि 98.9 कुछ ऐसे परसेंटेज किसी एग्ज़ाम में उनके आए, और उनसे जस्ट 0.1% किसी के आगे थे। तो वो बंदा मतलब उनसे आगे चला गया, लेकिन फिर उन्होंने आइल्स एग्ज़ाम दी और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप में न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। और सर रोल्स रॉयस में जॉब करने के बाद फिर इंडिया वापस आए, तो NIT ज्वाइन करा रायपुर, और फिर सर आइल्स ट्रेनिंग देने लगे। तो हमारे ही तरह जो बच्चे विदेश में जाकर पढ़ने के इच्छुक हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो सर मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे सर से पर्सनली बात करनी है। मैंने सर हफ्ते भर मतलब देखा कि उनका कहीं से कांटेक्ट मिले, और फिर मैंने बात करी उनसे। तो मैंने हिंदी में ही बात करी और वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो उन्हें शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं लगी उस टाइम उतनी। मैंने बोला, सर मुझे क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपका गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने सर कहा कि मैं हर किसी को नहीं पढ़ाता, मतलब तुम पहले बेसिक इंग्लिश सीख कर आओ, अपना थोड़ा लेवल बढ़ाओ, उसके बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें पढ़ाने की सोचूंगा। तो सर मतलब मैं बहुत दुखी हो गई, काफ़ी तो ऐसे रोना थोड़ा है ना, वो सब हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद को प्रूफ करना है, क्योंकि सर मुझे उन्हीं से पढ़ना था। फिर ऐसे मैंने नेक्स्ट डे खूब मतलब इंग्लिश में अच्छा चेप दिया भाषण। CBSE वाले भी बच्चे थे, कुछ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। सर ने भी फिर काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि बालाघाट जैसे छोटे से शहर से लड़की इतनी आर्टिस्टिक लैंग्वेज बोलेगी। तो सर ऐसे ही मेरा सफ़र शुरू हुआ, और उनके गाइडेंस से मैंने आइल्स का एग्ज़ाम कंप्लीट किया। काफ़ी बारी तो सर है ना, होता है कि जब आप सोचते हैं शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर आपको मोटिवेशन मिलता है किसी न किसी के थ्रू। तो इस तरह से फिर मैंने आइल्स दिया, और इंटरनेशनल जो अपना मध्य प्रदेश सरकार का ओवरसीज स्टडी स्कीम है, उसके तहत मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। मुझे याद है कमिश्नर साहब ने बोला था कि अब तक की हिस्ट्री में कोई ऐसा लड़का या लड़की पर्टिकुलरली एस्ट्रोफिज़िक्स एस्ट्रोनॉमी में इस सब्जेक्ट में नहीं गया है। तो सर वो लोग भी काफ़ी इम्प्रेस थे मेरी इंग्लिश वगैरह सुनकर इंटरव्यू के दौरान। तो यही सब चीज़ें हैं सर। भारत में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है साइंस के क्षेत्र में, लेकिन आपने बाहर जाने का ही क्यों मन बनाया? और बाहर जाने के लिए भी कई सारे कंट्रीज़ है, इसमें ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ किया आपने? क्या इसकी प्रमुख वजह आपको समझ में आई? जी सर, तो सर सबसे पहले तो जैसे एक आपका बेस 9-10 से ही डिसाइड होता है ना। तो मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह में बताया है कि मैंने 10th में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रैंक लेकर आई थी। तो मुझे CM सर से, अब तक सर मैं 4 बार उनके द्वारा सम्मानित हो चुकी हूँ।
तो मुझे विज्ञान मंथन यात्रा जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती है उसमें मेरा 2 बार चयन हो चुका है। तो सर इसरो जाना था मुझे, और एक चीज़ ये भी है कि उस टाइम पे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी। तो एक्चुअली मैंने मम्मी को बोला कि मुझे भोपाल तक जाने के लिए पैसे चाहिए और इस योजना में मेरा चयन हुआ है, मुझे इसरो जाना है। तो सर मम्मी के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने पापा से बोला और दादी से, तो जवाब में मिला कि काय करल पढ़ून सन्या बीड़ी बांधल ना चूल्हा फूकल, ऐसे। तो मुझे वो शब्द याद है सर, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने थोड़ा दिक्कतों से वो 500 रुपये जमा किए और मैं भोपाल गई। वहाँ से फिर हमारी बोगी हैदराबाद के लिए रवाना हुई। तभी वैज्ञानिकों से बात करने के बाद जो मंगलयान की जो हमने मूवी देखी है सर, वो 2014 में उसकी सफलता जब हासिल हुई, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी, रिमोट सेंसिंग सेंटर, तारामंडल और जो कैसे रिसर्च होती हैं, इस सब से मैं बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद सर जो एग्ज़ाम होता है, आपके मध्य प्रदेश सरकार कुछ बच्चों का चयन करती है, उनको उस योजना के तहत आपके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में विज़िट करवाती है, और फिर वापस आने के बाद भोपाल में एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। और उसके अलावा सर 2 साल तक ये एग्ज़ाम आपने दिया है? जी सर, मैंने दिया और मैंने क्रैक भी करा और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। और 2 साल तक नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की जो साइंटिफिक बेस्ड जो बुक्स हैं, जो नई रिसर्च। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट कैसा मिला इसमें, और गवर्नमेंट का खासकर? जी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान? जी सर, तो जब मैंने सर सबसे पहले बाहर इंटरनेशनली अप्लाई करा यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहले मैंने यूके में अप्लाई किया सर, क्योंकि वहाँ से ऑफ़र थोड़ा इजी पड़ता है, इसीलिए मैंने वहीं पर अप्लाई किया। तो मैंने क्वीन मैरी में करा था, ग्लासगो में करा था। फिर सर मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ तो मैंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पर ये देखा जाता है सर, काफ़ी तो ऐसे बच्चे थे जो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझसे भी आगे हैं ऐसे। तो आप कई बार अपने जो है ना साइड में बैठा बंदा सोचते हैं कि यार कैसे होगा, मतलब वो जो उस जोन में आप रहते हैं, बहुत मतलब डर रहता है क्या होगा कैसे होगा। लेकिन फिर जब मैं अंदर गई, मैंने सोचा कि ये आर या पार वाली सिचुएशन है, मुझे खुद को प्रूव करना है ऐसे। तो फिर सर जैसे उन्होंने सुना मेरा कोर्स एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, तो उन्होंने बोला तुमने क्या सोच कर ये पर्टिकुलरली ये कोर्स लिया, क्योंकि सर इसमें एडमिशन लेना थोड़ा टफ प्रोसेस है, वो काफ़ी चीज़ें देखते हैं। इवन एक यूनिवर्सिटी ने मुझे बोला कि आप प्रूफ कीजिए कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, क्योंकि वहाँ का असेसमेंट जो है सर बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको सारे आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और आपके प्रिंसिपल अपने मतलब प्रोफेसर से रिकमेंडेशन देना होता है, 3-4 ऐसे कुछ। तो इस तरह से गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, पर वही चीज़ें हैं सर, कई बारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन फिर जैसे सिलेक्शन हो गया तो मेरी जो 60 लाख तक की स्कॉलरशिप मेरी है ना सैंक्शन हुई। अभी गवर्नमेंट वो फीस पेड करवा देगी, इसके अलावा कुछ लिविंग एक्सपेंसेस का थोड़ा पैसा मुझे मिलेगा। आपने जो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का जो सब्जेक्ट चूज़ किया है, ये स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है, और स्पेस साइंस खगोलीय घटनाओं के साथ में कॉस्मॉस के रहस्य को भी उजागर करता है। कितना कुछ आप समझ पाए खगोलीय घटनाओं के बारे में, कॉस्मॉस और नेचर को आप? जी सर, सबसे पहली चीज़ तो जब मैंने तारामंडल है ना सर अपना, वहाँ पे सारी चीज़ें देखी कैसे सर अपना जो देश है अभी इसरो काफ़ी आगे है। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि नासा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो इसरो दे सकता है, क्योंकि अभी अच्छा, मैक्स प्लांक का नाम सुने हो आपने? जी सर, जर्मन की एक बहुत बड़ी जर्मन यूनिवर्सिटी है, जिसमें सबसे साइंस का सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल इसरो ही टक्कर दे सकता है, दूसरी कंट्रीज? जी सर, बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो पहली ही मतलब बार में मंगलयान की उनको सफलता मिली, मतलब पहली ही बार में वो मार्स की ऑर्बिट में पहुंच पाए हों। इसके अलावा इसरो ने काफ़ी मतलब रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और आप देखेंगे सर स्टडी करने पर पता चलता है कि जो नासा है वो इवन 500 जो ग्राम्स का वेट है $10,000 में स्पेस पे है ना, मतलब सैटेलाइट के द्वारा पहुंचा सकता है, लेकिन उसका डबल हम उसी बजट में इसरो आपको पहुंचा के देगा। पर नासा तो दूसरे ग्रह में भी जीवन तलाश चुका है, ये बातें सामने आ रही है, और उसका रास्ता भी तय कर रहा है वहाँ भेजने का।
जी मैं मानती हूँ, लेकिन सर हम इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते कि इसरो ने इसरो की भी अपनी अहमियत जी है। उसकी अपनी भी अचीवमेंट्स हैं सर, और काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसरो के साथ अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती हैं। आप देखेंगे कोविड के टाइम पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट जो रुक गए थे वो अभी ही कुछ तो दिनों इन पहले फ्यूचर आप इसरो जब ये ने कंप्लीट कर लेंगे कोर्स तो क्या इसरो में सेवाएं देना चाहेंगे क्या बाहर में ही फॉरेन? जी सर, ये तो मतलब मेरा पहले से ही है कि आपका जब एम क्या है इसमें? सर मेरा ये देश के एम लिए है, सेवा देना है? देश के लिए हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं चाहे अपनी कंट्री में रहूं, कंट्री से बाहर रहूं, हमें नागरिकता भी सर दूसरी दोहरी नागरिकता मिलती है। हम पहली बार तो हम इंडियन ही होते हैं, और कहीं बाहर जाकर भी अगर हम जॉब कर रहे हैं या मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना नाम कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा नाम नहीं, हमारे देश का नाम होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी चाहते तो बाहर जाकर है ना वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश में क्यों ये सारी चीज़ें की? उन्होंने क्यों इतने 10 साल का स्ट्रगल करके फिर रोहिणी नक्षत्र लॉन्च किया? क्योंकि अपने देश से जो प्यार होता है सर, है ना, बाहर जाकर मैं ठीक है, मैं आज ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं वहाँ जाने के बाद भी यही चीज़ बोलूँगी। और हो सकता है मैं इसरो में जॉब करूँ, या मेरा एम है कि नासा में भी अगर मैं ट्राई करूँ और हो पाए तो मैं चाहूँगी कि भविष्य में नासा और इसरो मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करें, क्योंकि सर जिस हिसाब से अभी स्पेस इंडस्ट्री में क्रेज़ बड़ा है, चाइना, ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है, अपनी इसरो है, ये काफ़ी मतलब इनोवेटिव हैं, नई चीज़ें तलाश कर रही है। अभी हम सुन रहे हैं कि चंद्रयान 3 अपना लॉन्च होने वाला है। तो सर ये अपनी अपनी कंट्रीज लोगों को के भी भेजने की तैयारी चल रही है। जी सर। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी चीज़ में पीछे हैं, और सर ये तो है ही कि बावजूद अपने इसके देश में हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़, US की कंट्रीज़ को काफ़ी अहमियत दी जाती है साइंस के क्षेत्र में, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, इनोवेशन के क्षेत्र में। भारत में क्या ये संभावनाएं है? युवाओं में यहाँ पे क्या स्किल ऐसा जी है सर, कि आगे चलकर भारत इसरो के माध्यम से हो या फिर और भी दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ है या ऑर्गेनाइजेशन से उनके थ्रू एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है? क्या आपको संभावनाएं समझ में आ रही, क्योंकि आप लगातार स्टडी कर रहे हैं इस क्षेत्र में? जी सर, सबसे पहली बात मैंने जो अब तक देखा है बाहर की यूनिवर्सिटी सर, मैं पहली चीज़ तो एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, लोगों को ये भ्रांति है, मतलब भ्रम है कि SC कास्ट के हैं इसीलिए हो गया। तो सर मैं ये बताना चाहूँगी कि बाहर की कंट्री ये नहीं देखती कि आप SC हो, ST हो, OBC हो। वो तो असेसमेंट करेगी आपका, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, आपकी एबिलिटी, आपके पोटेंशियल के बेसिस पे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि आपने कैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, आपने कौन सी चीज़ों में पढ़ाई की, आपका क्या सिलेबस रहा, क्या क्या आपने टॉपिक्स और क्या कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, ये मायने रखता है। हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि सर एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा है वो काफ़ी मतलब पुरानी चीज़ों पे बेस्ड है, कि सालों साल पहले किसी मतलब वैज्ञानिक ने कोई तथ्य रखा था, हम आज भी उसी को पढ़। तो कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। बाहर मैंने देखा है कि आपको थीसिस तो ठीक है वो करनी ही पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकल बेस जी आपको मतलब स्किल बेस्ड, ट्रेनिंग बेस्ड जो स्किल होती है वो मिलती है, इसीलिए। और दूसरी चीज़ अपनी यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैंने देखा, मैंने काफ़ी यहाँ पर भी सर्च करा था कि पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में मुझे कौन कौन से मतलब है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन QS रैंकिंग उनकी काफ़ी कम है, तो इस वजह से मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहती। और बाहर जाकर पढ़ना मतलब आप एक कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में डील कर रहे हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें हैं कि आप बाहर जाते हैं तो सर आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है, आपके पास डोमेस्टिक डिग्री से ज़्यादा एक वैल्यूएबल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम आती है। तो बाहर जाकर पढ़ना मैं तो मानूंगी कि लक के साथ बहुत मेहनत भी है मेरी, और जब मैं वापस आऊँगी तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर के, तो जो चीज़ मैं वहाँ सीखूँगी मैं अपने देश में आकर फॉलो करूँगी, अप्लाई करूँगी। तो ये चीज़ें हैं सर, हमें इंटरनेशनली सोचना पड़ेगा। हम अपने देश में रहकर, जैसे मैं बालाघाट की हूँ, बस बालाघाट तक की मेरी सोच सीमित है, ऐसे नहीं रहना, तभी तो हम इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें इंटरनेशनली थोड़ा सोचना पड़ेगा। साइंस को काफ़ी दिलचस्प माना जाता है, लेकिन कठिन भी उतना ही है जी, ये भी तथ्य है जी। इसके बावजूद आप साइंस के क्षेत्र में, खासकर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में जा रहे हैं,
मैंने आपसे ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, खगोलीय घटनाओं के संदर्भ पर ये सारे रिसर्च होता है। जी। अभी आपने जिस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है जी। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? कितना जी। वर्ष का ये कोर्स होगा, किस तरह की स्टडी होगी, क्या कुछ आपने प्राप्त किया है अभी जी तक सर, जान? सबसे पहली बात मैंने सर यूके में अप्लाई किया था और क्वीन मैरी, ग्लासगो है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और फंडिंग भी होती है यहाँ, आपको सीधा पीएचडी में स्विच आप कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी है ना, प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप टेलीस्कोप्स वगैरह, रिमोट सेंसिंग जो एक सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ों से आप डील करते हैं। आप देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो स्टडीज़ है, हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं सर, जैसे रिलेटिविटी है, ग्रेविटी है, मतलब जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जी जी, ये सारी चीज़ें हैं जो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा थ्योरीज दी गई हैं, अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा जो थ्योरीज दी गई हैं, रिलेटिविटी, ग्रेविटी, स्पेस फैब्रिक में कैसे कोई बॉडी ट्रैवल करती है या कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, बिग बैंग थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है। फिर हम ब्लैक होल्स का पढ़ते हैं सर, वाइट होल्स का, आप देखेंगे हर जगह, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी फील्ड में पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, दोनों टाइप की एनर्जी काम करती है। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसी से आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसी में आप इलेक्ट्रिसिटी प्लस माइनस ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये क्वांटम लेवल पे आप स्टडी करते हैं जब सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें सर मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। और जो यूनिवर्सिटी का मैंने सोचा, मैं यूएस भी जाना चाह रही थी, पर सर मैंने देखा कि मुझे यहाँ थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2 साल का मेरा कोर्स है ऑस्ट्रेलिया में? जी 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 सर, मेरा 2 साल का कोर्स है और अच्छी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ANU, वहाँ पे मैंने किसी से बात की थी जो इंडियन ही है, उन्हें 50,000 कुछ AUD की स्कॉलरशिप मिली थी, मतलब फुल्ली फंडेड। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हर यूनिवर्सिटी का सर अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है, बाहर की जितनी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उतना अच्छा वो आपको एक्सपीरियंस, उतनी अच्छी आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं और उतनी मतलब टफ लेवल की पढ़ाई होती है। अभी हम देख रहे हैं कि साइंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा महत्व, प्रभाव बढ़ते जा रहा है, उसके साथ में क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। कितना समझ पाए आप इस फील्ड को? जी सर, मैंने शुरुआत से ही इस चीज़ के बारे में काफ़ी पढ़ा है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी इसरो से मैं वापस आई थी, हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह के बाद नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की जो बुक्स थी, तो सर उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। क्वांटम लेवल पे साइंटिस्ट्स ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, ये प्रैक्टिकल्स करे हैं कि कैसे आप टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो ब्लैक होल है और वाइट होल, जो उनके बीच का जो कनेक्शन वर्म होल है, ऐसे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस फैब्रिक में। फिर जो थ्योरीज़ वगैरह सामने आई थी सर, इससे पहले भी स्टीफन हॉकिंस, उनको सदी का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि वो इतने फिजिकली फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका दिमाग, क्योंकि उन्होंने कॉस्मोस की स्टडीज़ करी, उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज़ का जितना उनसे हो पाया है ना, उन्होंने बताया, गैलीलियो ने जो बताया सर, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी थ्योरीज़ वगैरह पढ़ी हैं, मुझे ऐसे लगता है कि आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और स्पेस साइंस का बहुत क्रेज़ होने वाला है। और पर्टिकुलरली मुझे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन सर मैंने प्रायोरिटी अपनी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स को दी है, क्योंकि मैं इसमें अपना भविष्य देखती हूँ। ह्यूमन वर्ल्ड की तरह ही फिजिकल वर्ल्ड भी है और फिजिकल वर्ल्ड के अपने नियम कायदे हैं, ठीक उसी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड की भी है। फिजिकल वर्ल्ड के, फिजिकली आप इस क्षेत्र में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो फिजिकली वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो नियम कायदे हैं, किस तरह से वो कॉस्मॉस, नेचर के बीच अपने आप को प्रतिपादित करते हैं? जी जी सर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक जैसे मैंने इंटरस्टेलर मूवी देखी थी, है ना, मैंने द मार्शियन मूवी भी देखी है। तो ये कैसे आप ट्रैवल करते हैं, काफ़ी साल लगते हैं सर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुँचे में। कुछ जो है ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, जैसे हम किसी ब्लैक होल का, जो हमारे सबसे पास ब्लैक होल है, उसका भी अगर स्टडी करें तो बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अभी आप सोचिए, जो लाइट वहाँ से बिलियन ईयर्स बाद यहाँ पहुँच रही है, तो आज हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं, जो इमेज अभी 2019 में पब्लिश हुई थी ब्लैक होल की, उससे पहले तो काफ़ी थ्योरीज दी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के टाइम से ही काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं, स्टीफन हॉकिंस के टाइम से काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई हैं। लेकिन जब रियल इमेज पब्लिश हुई 2019 में, ये कैसे होता कि जब कोई लाइट इतने बिलियन ईयर्स ट्रैवल करती है,
तो सर आज हमारे तक पहुंची, हमने आज उसकी स्टडी की, इसका मतलब हमने उस प्लेनेट की बिलियन ईयर्स पहले की चीज़ों को ऑब्जर्व किया है आज। ये सारी चीज़ें इस तरह से वर्क करती है। तो अभी काफ़ी ज़रूरत है सर हमको हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ने की। जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तब शायद हम और भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे। थर्मोडायनामिक्स का कितना महत्व है इस फील्ड में, इसके लॉज जो है उसका कितना महत्व बढ़ जाता है एनर्जी के लेवल पर? सर एनर्जी देखिए, मैं तो यही जैसे एक थ्योरी भी है ना कि एनर्जी को आप नष्ट नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते। जो भी चीज़ें यूनिवर्स में है वो यूनिवर्स में ही रह जाएंगी। ऐसी भी थ्योरीज आती हैं कि ब्लैक होल जैसे सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता है ना, लाइट को भी मतलब खुद से पास नहीं होने देता। तो ये जो सारी चीज़ें वो अपने अंदर ले रहा है, वो जाती कहाँ है? तो लोगों का ऐसा मानना है कि वर्म होल से होते हुए वाइट होल से बाहर निकल जाती हैं। और ऐसे ही जैसे अपनी बिग बैंग थ्योरी सामने आई थी, उसमें क्या था कि आप ये जो पूरा यूनिवर्स था एक पॉइंट था, है ना, एक बड़ा सा जो भी गोला, और उसमें ब्लास्ट हुआ और फिर सारे प्लैनेट्स बनने लग गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो सारी चीज़ें ब्लैक होल के द्वारा ऑब्जर्व हो रही हैं वो वर्म होल से होते हुए वाइट होल से निकल कर बाहर जाती है और ऐसे यूनिवर्स फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं एनर्जी क्वांटम लेवल पर जब आप स्टडी करते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्रकाश चलता है तो दो द्वैती प्रकृति होती है उसकी, है ना। तो सर ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बिना फिजिक्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं ये बोलूँगी। हाँ, अंतिम सवाल काजल आपसे मेरा, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं और बीजीटी मीडिया को देख रहे हैं, उनको आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे इस साइंस फील्ड, स्पेस साइंस के फील्ड को लेकर, खासकर क्योंकि आप इस फील्ड में अब जा रहे हैं, आगे पढ़ाई करेंगे, देश के लिए तो आप एक मैसेज देंगे ही, साथ में दुनिया को भी रास्ता दिखाने का ये मार्ग प्रशस्त करता है। तो ऐसी स्थिति में जो युवा फ्यूचर है, भारत में बहुत सारी यंगर पॉपुलेशंस है, स्किल डेवलपमेंट की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? जी सर, मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मैंने प्राथमिक शिक्षा अपनी हिंदी मीडियम से करी, जो भी मैंने सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं, जितनी चुनौतियाँ मेरी लाइफ में आई है, काफ़ी बारी ऐसे हुआ, होता है सभी की लाइफ में होता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन तब भी आपको मोटिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना। दूसरी चीज़, जो भी दिक्कतें आ रही है, आप पहले अगर कोई आर्थिक समस्या है तो आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपका पर्टिकुलरली जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, आप उसके लिए मेहनत करें। अगर आपको देश में पढ़ना है, बिल्कुल हमारे देश में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको बाहर जाना है तो आप उस चीज़ के लिए स्टडी करें कि बाहर जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। IELTS देना होता है, TOEFL देना होता है, GT के इंटरव्यू जैसे मैंने क्रैक करे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पहले खुद को प्रूफ कीजिए, आप उस लेवल तक पहुंचिए और देखिए कि आप में कौन सी कमियां हैं, उसको दूर कीजिए। और फिर जैसे आपका जिस भी फील्ड में पर्टिकुलरली अगर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपका एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें अभी से पढ़ते चलिए। और एक पावर ऑफ जो विजुअलाइजेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इनको पढ़िए, क्योंकि साइंस और सर आध्यात्म बहुत जुड़े हुए हैं एक तरह से। क्वांटम लेवल पे जो चीज़ें हैं ये आपकी रियल लाइफ में भी काम आती हैं। तो आपको एक मतलब एक सर पहले से ही एक गोल रहता ना कि आप ये करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर से एनर्जी आती है। तो मैं यही बोलूँगी कि आपको भटकना नहीं है कि क्या करना है क्या करना है। काफ़ी टाइम तक लोगों की उम्र निकल जाती है, सोचते रहते हैं हमें क्या करना है। तो आप अभी से सोचिए कि आपको क्या करना है, और जो भी सारी दिक्कतें हैं तो वो कोई रास्ते का रोड़ा नहीं बनती। अगर आप में जज्बा है, आप डिटर्मिन्ड हैं, आपने दृढ़ संकल्प लिया है, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो साइंस के क्षेत्र में स्पेस अभी अछूता है, साइंस में ज़रूर चुनौती है लेकिन बेजोड़ संभावनाएं भी है, ये कहना है काजल मेश्राम का। काजल मेश्राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास इंटरव्यू के लिए।